अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। कराची के ज़रिए पाकिस्तान के सारे कर्ज उतारे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची रसूल बलाद शहर है। कराची के अंदर जितना पोटेंशियल है, शायद उसका इस्तेमाल या उस पोटेंशियल को सही मानों में, सही डायरेक्शन में यूज़ किया नहीं गया। आज ज़रा उस पर भी बात करेंगे। चेयरमैन नैब ने ताजरों से मुलाकात भी की। उसमें उन्होंने कहा जी कि IMF से निकलना हमारा कौमी एजेंडा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी सिंध की तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट मूव हुई है वो हुई है भारत और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदे को लेकर। इस मुआहदे से पाकिस्तान की टेक्सटाइल को क्या खदशा होगा? गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी। हम ज़रा इस पर भी आज बात करके देखेंगे। ये जो पावर सेक्टर है, जिसके लिए सर्कुलर डेट उतारना था, कर्ज लिया गया, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि शुरू के 5 माह में सर्कुलर डेट 233 अरब रुपए पे दोबारा खड़ा हो गया। यानी एक तरफ उतारेंगे, दूसरी तरफ बढ़ेगा। क्या ये कौन सा कारआमद फार्मूला है कि सर्कुलर डेट लोन लेकर उतारें और लोन मैं और बाकी मेरे जैसे लोग भरें, लेकिन उसके फौरी बाद सर्कुलर डेट दोबारा बढ़ जाए? क्या मैकेनिज्म है ये? इस पर ज़रा बात करेंगे, क्यों बढ़ रहा है। फिर हम अगर रिकवरी की बात करें जो नैब ने की है, वो कह रहा है जी 6.213 ट्रिलियन रुपए की रिकवरियां की गई हैं। नैब के चेयरमैन ने ये बताया है। अच्छा, ये रिकवरियां किस मद में हुई, ये कैसे होंगी, इसका कौमी ख़जाने पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम गुज़िश्ता साल की बात करें, तब भी नैब ये बता रहा है कि 213 ट्रिलियन रुपए की रिकवरियां हुई हैं। ये खुद में एक रिकॉर्ड है जो वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इंतज़ाम की तारीफ़ भी की थी, AI की मदद की भी बात हुई, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमारे यहाँ ये जो पावर सेक्टर है, इसने इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुँचाया है। और पावर सेक्टर, इसके जो रेट्स प्राइसेस हैं, इसको रैशनलाइज करना, सब्सिडी ना भी दें तो कम से कम ऐसा ज़रूर करें कि बेहतर हो। फिर हम सोलर एनर्जी पे जाने की बात करते रहे, वो भी अब एक रोक लग गई है। आम जिन्होंने घरों पर इस्तेमाल किया उनको भी नहीं पता है कि इसके कवानीन क्या बन जाएं और उनको इसका कोई फ़ायदा हो ना हो। बड़े मामलात हैं। हम इन सारी चीज़ों पर, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर बात करेंगे, अफरात ज़र की सिचुएशन पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे बिज़नेस तबका, इंडस्ट्री, इसको लेकर चूँकि रोज़गार के मौक़े भी इंडस्ट्री से पैदा होने, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, मारूफ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, माहिर मैशत भी हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बेग साहब। एहसन मेहनती साहब माहिर मैशत भी हैं और डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप भी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और माहिर मैशत काशिफ अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। मिर्ज़ा साहब, ये जो चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि कराची में बड़ा पोटेंशियल है, कराची ही अकेला इतना बड़ा कर्ज पाकिस्तान का उतार सकता है, तो फिर हम कराची के बारे में सोचते क्यों नहीं हैं? बतौर पॉलिटिशियन आप तो फ्लोर के हाउस पे कई बार बात भी कर चुके, लेकिन आउटकम कोई नहीं है, क्या वजह है सर? बहुत शुक्रिया। पहली तो चीज़ यह है कि कल जो चेयरमैन नैब ने अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें कराची सिंध के भी DGs थे नैब के, उनके साथ हमारे साथ मीटिंग की थी, मैं उसमें मौजूद था। और उन्होंने कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा, कुछ चीज़ें ऑन कैमरा कहीं, लेकिन सब बातों का लब्बे लबाब यही है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे फॉरेन रिजर्व्स के इनफ्लो भी जो है वो बेहतर होंगे, बढ़ेंगे। मिनरल्स में हमें बहुत बड़े एग्रीमेंट होने वाले हैं, जिसमें मिनरल्स जो है न सिर्फ उसका एक्सट्रैक्शन होगा बल्कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग भी उसमें शामिल है। डिकोडेक के लिए उन्होंने बात, जो चीज़ ज़्यादा अहम थी, उन्होंने कहा कि मैं अभी चीफ मिनिस्टर के पास से आ रहा हूँ और मैंने ज़मीन, गोल्ड और फॉरेन करेंसी जो नैब ने वसूल की है, तकरीबन 5 अरब रुपए की, वो चीफ मिनिस्टर साहब को हवाले की है। अमानत के तौर पे थी ये उनकी, जो उनको हमने रिकवर करके वापस दे दी है। तो मैंने उस पर उनसे कहा कि एक चीज और आप अपनी प्रायोरिटी बनाएं कि कराची में इंडस्ट्री नहीं लग रही। एक वजह तो यही है जो सब लोगों के साथ है कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें इतनी ज्यादा कर दी गई हैं, टैक्सों की भरमार है, तो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम मुकाबलती, हमारी जो सकत है वो खत्म हो गई है। फिर मार्कअप जो हम समझ रहे थे कि स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट कम करेगा, सिंगल डिजिट आ जाएगा 8-9% पे, वो भी नहीं हुआ। तो आप कराची के लिए एक काम तो कम से कम कर दें कि कराची को इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं हो रही है यहाँ, तो
एक एक एकड़ का प्लॉट जो है वो 20-20 करोड़ और 40-40 करोड़ रुपए एकड़ का हो गया है। तो कराची वालों के लिए साइट लिमिटेड ने कुछ जमीनें दी थी आधे आधे एकड़ की, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। जेन्युइन बिजनेसमैन थे, बैलेटिंग में हुआ था, वो पैसे दिए भी। 15 साल हो गए हैं, लेकिन 20 साल, लेकिन वो कब्जा कर लिया तमाम लोगों ने, जो मुख्तलिफ सोसाइटी हैं, ब्रादरीज के नाम पे उन्होंने कब्जा करके बैठ गए हैं। अब वो फैक्ट्रियां नहीं लग पा रही। तो उन्होंने वादा किया है कि नहीं सर, मैं इंडस्ट्रियल लैंड तो सबसे पहले वापस दिलाऊंगा, क्योंकि उससे जॉब क्रिएशन भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। लेकिन जो चीज देखनी है कि इंडस्ट्री वाइबल क्यों नहीं रही। ये इंडस्ट्री हमारी जो दौड़ रही थी, वो अब 32 अरब से ज्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही, पिछले 3-4 साल हो गए। और अमेरिका ने हमको रेसिप्रोकल टैरिफ 19% दिया है, जो इंडिया चाइना के मुकाबले में बहुत कम है। यूरोपियन यूनियन कमीशन ने इंडिया के साथ ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके इसके इस पर मैंने तहत मिर्जा साहब आप इंक्लूडिंग लोगों से बात टेक्सटाइल करनी है। इंडस्ट्री। हम ये आप जो कह रहे हैं 19%, चलिए मैं ज़रा इस पर पहले कर लेते हैं बात। एक तो रिकवरियाँ हो रही हैं, ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे। 19% आपने बिल्कुल ठीक जाने इशारा किया कि अमेरिका ने हमें सबसे कम इस रीजन में टैरिफ लगाया है। हम जी उस 19% का फ़ायदा नहीं उठा रहे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम इस वक्त भारत और यूरोपीय यूनियन का तजारती मुआहदा भी है। लेकिन जो हमें जहाँ रिलीफ मिल रहा है, हम उसके लिए क्या करें, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने भी बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया, 20 साल हो गए प्लॉट्स मिले हुए इंडस्ट्री के लिए, छोटे प्लॉट्स, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, वहाँ कब्जे हो गए, सोसाइटीज़ आ जाती हैं, भत्ता आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। चलें, आपने इस पर बात की तो चेयरमैन नैब ने कहा मैं बागुजार करवाता हूँ। लेकिन अगर यही काम एहसन मेहनती साहब को 15 साल पहले, 20 साल पहले हो गया होता, तो मैं और आप जिसका बड़ा जिक्र करते हैं एसएमई सेक्टर का, तो एसएमई सेक्टर तो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता। लेकिन हमारा एसएमई सेक्टर पहले तो टैक्सेशन से भागता है बेचारा, फिर उनको जो मराद के मद में कोई ज़मीनें मिलती हैं वो भी कोई कब्जा कर लेता, वो भी नहीं मिलती। वो तो इन लोगों ने बात कर ली, मिर्ज़ा साहब ने और दीगर बिजनेस तबके ने चेयरमैन नैब से, तो चले 15-20 साल बाद इसका कुछ होने जा रहा है। लेकिन 15-20 साल तो हमने पूरे गवा दिए ना। जो ग्रोथ नंबर्स हमें मिल रहे हैं, आई थिंक कि वो हमें पोटेंशियल उसका अचीव नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमने एसएमई को सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जो कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, तो हम इसको कोई मराद भी नहीं दे सकते। और आपने देखा होगा कि जो हमें इलेक्ट्रिक की कॉम्पनसेशन इससे पहले जो फ्लडिंग हुई थी लाहौर में, वहां पर भी हमें देनी थी। यानी कि हम अगर हमारे किसी पुअर क्लास को भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं एनर्जी साइड पर, तो अनफॉर्चुनेटली हम वहां पर इसलिए नहीं कर सकते कि आईएमएफ प्रोग्राम में हमें अप्रूवल चाहिए होते हैं, आईएमएफ के हमारे लेंडर्स हमें अप्रूव करते हैं। तो इस जो सेक्टर है एसएमई का, उसको हम नहीं सही तरीके से एस्टेब्लिश कर सके। और उसकी वजह ये थी कि हम ऐसे कोई नहीं फ्री इकोनॉमिक जोन्स लेकर आए जो हमें कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज लाइक जो हमारे बराबर में यूएई है, जहाँ पे फ्री इकोनॉमिक जोन्स हैं और वहाँ पे टैक्सेस भी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हम उन एरियाज के अंदर और वो एरियाज प्रमोट भी नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं कर सके जिसके अंदर हम एसएमई ग्रोथ को फरोग देने के लिए सर्टेन एरियाज के अंदर उनकी हेल्प करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे काफी पोटेंशियल है, आईटी एक्सपोर्ट्स है, वहाँ पे पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दे सके उनको वो चीजें। और उसकी वजह यही है कि जो आईएमएफ है एज ए लेंडर, वो हमें अप्रूव नहीं करता। गवर्नमेंट की इंटेंशंस बहरहाल हैं, हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी मिलिट्री एक्सपोर्ट्स इतनी ज्यादा बढ़ जाए, या हमारी रेमिटेंसेस या डायरेक्ट की हमारी सोर्सिंग इतनी इंप्रूव हो जाए कि हम आईएमएफ प्रोग्राम से निकल सकें। जब तक हम आईएमएफ प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली अगर इंटेंशन भी हो गवर्नमेंट की, और जो कि नजर आती है इंटेंशन है, हम इस एरिया के अंदर जो है ज्यादा मनूवरिंग नहीं कर सकते। और फिर इसके लिए अप्रूवल जो हमें लेंडर से चाहिए, वो अप्रूवल हमें मिलते ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ग्रोथ नंबर्स वीक हैं, और आने वाले वक्तों में हमें प्रॉब्लम चैलेंजेस इस तरह से भी हैं, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स है वो हायर साइड पर है, वो कम भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो एसएमई ग्रोथ का जो है वो इम्पैक्ट जो है एनर्जी सेक्टर, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हुई है, सर्कुलर डेट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, और अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड पर है। फिर हम देखें एफडीआईज जो है वो हायर टैक्सेशन की वजह से यहाँ पर आती नहीं है। तो एसएमईज जो है ये भी है कि इंटरनेशनल भी कोई आए यहाँ पर, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारे यहाँ जो है होटल चेन्स आ सकती हैं, बट वो नहीं आती क्योंकि हमारा टैक्सेशन का निजाम इफेक्टिव टैक्स रेट 65% है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे एक पैराडाइम में हैं जहाँ पर आईएमएफ प्रोग्राम में साइड पर एनर्जी हम
यूज नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिवनेस हमारी है नहीं, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकती क्योंकि जाहिर है ये चारों एरियाज के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई, स्केलिंग भी नहीं हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली हम उस एरिया के अंदर नहीं है बिल्टअप कर पा रहे, और नीड ऑफ द टाइम ये कि IMF प्रोग्राम हम किसी तरह से खत्म करें, और जाहिर है ये मिलिट्री ही हमें कर सकती है कि मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े और फिर हमारी IT एक्सपोर्ट्स बढ़े, रेमिटेंसेस बढ़े। IMF प्रोग्राम से हम निकलेंगे तो SME की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। सही बात है। काशिम अनवर साहब, हम एसएमई की बात करें, इधर तो बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर, उसने एक कैंपेन चला रखी है जान बचाओ इस्तदा की, वो टैक्सों की भरमार की वजह से। तो हम एसएमई सेक्टर की कहाँ बात करेंगे? अभी जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा कि 15-20 साल पहले मिले प्लॉट थे, आज तक उनको नहीं मिल पाए, अब उस पर कुछ काम हो रहा है। तो हमने तो 15 साल एक डार्क एरा में गुजार दिया, वरना एसएमई सेक्टर के लिए कुछ हो ही जाता। कराची जैसा शहर, उरूसुल बलाद शहर है, सही बात है, अगर कराची का पोटेंशियल इस्तेमाल करें तो वाकई कर्ज में बहुत कमी आ जाएगी और बहुत पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे आज एक रोटी की भूख है और मुझे तो एक रोटी भी नहीं मिल रही। कल मैंने कैसे गुजारा, चले वो गुजर गया, कल मुझे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कल की बात है। और मिर्जा साहब की आपने बात की, हम तो इशू यही उठाते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती। तो मैं समझता हूं कि हमारे नुमाइंदे हुकूमत के अंदर बैठे हैं, अगर हमारे हमारे नुमाइंदों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो फिर इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। अब बात यह है कि बिल्कुल वो ठीक कहती है टेक्सटाइल्स, अगर क्योंकि हमारी आधी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ही टेक्सटाइल्स की। लेकिन इश्यूज ये हैं कि अभी एहसन भाई भी बात कर रहे थे कि हम IMF के प्रोग्राम से निकले। मैं समझता हूँ कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दे रखे हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे जो इस वक्त रिजर्व्स हमें जो नज़र आते हैं, अगर वो निकाल लें या हमें देने पड़ जाए तो शायद वो नहीं रहेंगे। और जो हम अब करंट इश्यूज की बात करते हैं और हमें करनी भी वही चाहिए। बात तो ये है कि जो 135 बिलियन डॉलर आपने, मैंने, एहसन भाई ने और मिर्जा साहब ने देना है, जो हमने लिया भी नहीं है, हमने खाया भी नहीं है, ले कोई और गया, खाया कोई और गया, और पाकिस्तान पे लगा भी नहीं, पाकिस्तानियों पे लगा भी नहीं, और वो हमने देना है। तो ये हम इस भंवर से निकल ही नहीं सकेंगे। जहां तक हम बिजली की बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करते हैं, हम टैक्सेशन की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादती है हमारे साथ कि हम पहले तो कवानीन ऐसे बनाते हैं, अब टैक्स रेट्स को बढ़ा देते हैं, फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हम उनको इख्तियारात बहुत ज्यादा दे देते हैं, फिर हम ये कहते हैं अब आप पकड़ धकड़ करें। तो देखें, अगर हम अपने टैक्स को आसान करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं उसको, हम सेल्स टैक्स में, अगर मैं पर्टिकुलरली सेल्स टैक्स की बात करूंगा, हम पहले ये कहते हैं जी कि आप इनपुट आउटपुट लें, फिर आप किसी को इनपुट पूरा नहीं लेने देते, फिर किसी को आप आउटपुट पूरा नहीं देते। हम उसको फिक्स चार्ज से 5% पे क्यों नहीं कर देते, ताकि ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जरूरत पड़े, ना इनपुट आउटपुट हो, ना वो इख्तियारात इस्तेमाल करें। जो जो भी मैन्युफैक्चरर्स या जो भी कंपनीज या जो भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन इस वक्त काम कर रहे हैं, उन्हें ये पता हो कि ये हमने देना है, उनकी तमाम डिक्लेरेशंस आपके पास है, ताकि वो चोरी की तरफ जाए ही ना। अब अगर मैं बिजली की बात करूं तो देखें, अब बिजली का क्यों नहीं सर्कुलर डेट बढ़ेगा। बात तो ये है कि हम ये बात करते हैं कि हमने IPPs के साथ हमने जनाब पैसे देने हैं। अब बात, सवाल मेरा यहाँ है, ऐसा पाकिस्तानी सवाल करना चाहूंगा कि जितने IPPs हैं उसमें हमारे पाकिस्तानीज कितने हैं, और उसमें कितना शेयर जो है वो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है। वो तो हमारे अपने पाकिस्तानी खा रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को खून तो वो नचोड़ रहे हैं हमारा। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो IPPs के अंदर हैं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट, हम उनका जो भी एग्रीमेंट है हम उसे खत्म नहीं कर सकते, तो अपने पाकिस्तानियों के साथ तो हम खत्म कर सकते हैं ना। और एक और बात, जो पिछले 20 से 24 और 25 साल से वो खा रहे हैं, और फिर 2-3 साल पहले फिर उन्होंने IPP के एग्रीमेंट रिन्यू किए, तो वो ना मेरा है, ना आपका है, ना एहसन साहब का है, ना मिर्जा साहब का है। वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और तमाम पाकिस्तानियों को भी पता है कि वो किन पाकिस्तानियों के हैं। तो हम खुद अपने आप, हम वी आर नॉट वेलफेयर ऑफ दिस, जो वेलफेयर स्टेट है हमारी, वी आर नॉट सिंसियर टू दिस। अच्छा, आपने जो जिक्र किया ना, मुझे एक चीज़ याद आई। मैं मिर्जा साहब, एक चीज़ ज़रा आपसे, थोड़ा सा इससे हटके भी होगा सब्जेक्ट से, लेकिन थोड़ा सा आपका उस पर व्यू मुझे ज़रूर चाहिए। एक तो जो
अब बारखान की लॉन्चिंग हो रही है, नया डिवीजन कोई सुलेमान बन रहा है, इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में अब रास्ते खुल रहे हैं और बलूचिस्तान मिनरल से माला माल है। हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान को लेके? हमें बलूचिस्तान को बेहतर तरीके से डेवलप करने के बाद इकोनॉमी के अंदर कैसे लेकर आना है? इस धारे में बड़ी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ। देखिए, बलूचिस्तान मिनरल से जैसे आपने कहा, मैं टोटली एग्री करता हूँ, माला माल है। रिकोडेक का जो प्रोजेक्ट है कॉपर एंड गोल्ड का, जिसमें हर साल आप 4 से 5 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं वंस इट इज स्ट्रीमलाइन, तो वो रिकोडेक में है। चागी में जो रेयर अर्थ एलिमेंट की मौजूदगी पाई जाती है, वो पूरी दुनिया में बेहतरीन किस्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को में आती हैं। हमें बलूचिस्तान में एक तो ये परसेप्शन दूर करना है कि वहाँ अमन अमान बिल्कुल नहीं है, लोग जा नहीं सकते, मगरिब से पहले ट्रैवल किया जा सकता है, मगरिब के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। हमें अमन अमान पैदा करके वहाँ पे इंश्योर करना है कि अमन, बलूचिस्तान हमारे बाकी सूबों की तरह एक सूबा है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं वो, और आइन और कानून की पासदार हैं वो लोग। ये चीज़। दूसरे, अभी बात हो रही है थे अमेरिका से इन्वेस्टमेंट, चाइना से इन्वेस्टमेंट, ये रियल अर्थ एलिमेंट में कल ही $10 बिलियन की बात हो रही है कि वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, लेकिन हम उनको निकाल के और प्रोसेस करके और रिफाइन करके और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत अभी नहीं रख सकते। नंबर 5, तो हमारे पास फंड्स नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, लिहाजा मशीनरी जो नहीं है सर, प्रोजेक्ट अभी वो मशीनरी और भी नहीं है। उसकी स्किल जो है वो अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन रॉ मटेरियल है हमारे पास। लिहाजा हमें ऐसी ज्वाइंट वेंचर करने हैं कि वो लोग न सिर्फ फाइनेंसेस लाएं, बल्कि वो इसकी एक्सट्रैक्शन करें, जमीन से निकालें, बाद में वो उसकी प्रोसेसिंग रिफाइनिंग करके फिनिश फॉर्म में इनको भेजें, और उसकी यकीनन कीमत जो है तिगनी चौगनी होगी, और पूरी दुनिया को इसकी जितने सिम हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितनी व्हीकल्स हैं, ये सब कॉपर उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके सिम्स में जो इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें तो आपने तो अपनी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट को भूल जाएंगे आप। हमें जो उम्मीद मुझे जो नजर आ रही है, वो डिफेंस प्रोडक्शन में जो हम JF-17 थंडर बना रहे हैं और दूसरे मुश्ताक, उनकी बहुत डिमांड दुनिया में आई है और हम बेच सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये देखना है कि जब किसी एक मुल्क को बेचते हैं, क्या वो दूसरे हमारे दोस्त मुल्क का दुश्मन तो नहीं है, उनमें आपस में दुश्मनी की तो नहीं पाई जाती, क्योंकि उस पर फिर हमारे ताल्लुकात का इन्हिसार है। लेकिन ये तरह से एक्सरसाइज करके हम एक बहुत बड़ी तादाद में डिफेंस प्रोडक्शन और ये JF-17 और मुश्ताक तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, मिनरल्स का जैसे मैंने कहा, उसमें रिकोडेक में भी इंटरेस्टेड है सऊदी अरब लेने के लिए, और अमेरिका ने भी अपना इंटरेस्ट दिया। लेकिन अगर हम रिकोडेक को बेचते हैं तो हमारा अपना इंटरेस्ट तकरीबन खत्म हो जाता है, क्योंकि 50% तो चिली की कंपनी के, 25% जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, 25% पाकिस्तान का है। अब उस 25 में पाकिस्तान क्या 10-12% ऑफर कर सकता है, तो उसके पास क्या रह जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है, और हम एक तीसरा सेक्टर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT का है, जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ी है और फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट में खासतौर से खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, उसमें हमारा बड़ा पोटेंशियल है। और राइस पाकिस्तान $4 बिलियन के क्लब को क्रॉस कर चुका है। जी अच्छा सर, इस पे मैंने आपसे बात करनी है। ये जो मुआहदे हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा। एक बार बनास्पति हमारे जो राइस हैं उसको लेकर बड़ी परेशानी रही, उसमें एक बड़ा चैप्टर है, वो उस पर नहीं जाते। लेकिन अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी राइस को बढ़ा रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन कितनी हम बेहतर कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इन चीज़ों पर भी बात करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू होगा वो है बड़ी सनतों को लेकर, जिस पे सुपर टैक्स था, तजवीज़ उसमें कमी की आ रही है, क्या होगा, क्या उससे जो सनती शोबा है उसको कोई आसानी मिलेगी। फिर ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पावर सेक्टर के लिए ये सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है,
एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा एहसन मेहंदी साहब, जैसा अभी मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जिसमें बहुत पोटेंशियल है बलूचिस्तान को लेके। नई डिवीजन नए एरा में दाखिल हो रहा है बलूचिस्तान, कोई सलमान डिवीज़न है उसका आगाज़ हो रहा है, बारखान की लॉन्चिंग हो गई। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे जैसे बलूचिस्तान में डिवीजन या उसका एक स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा, हमारे लिए भी फ़ायदा, पूरा पाकिस्तान के लिए फ़ायदा। ज़ाहिर है कनेक्टिविटी बढ़ानी है उसके साथ। सर ये जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंटली, इसमें मैं पहली आपसे, ये जो भारत और यूरोपीय यूनियन का मुआहदा हुआ है, इसको लेकर टेक्सटाइल शोबा क्यों परेशान है? क्या वाकई हमें कोई इस पे बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है हमारे लिए? ये जो एग्रीमेंट है ये काफी सालों की मेहनत के बाद जो है ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूके के साथ, $9 बिलियन की हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को ये इम्पैक्ट कर सकता है, और वो इस तरह से कर सकता है कि उन्हीं ममालिक के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पे हमें फेवरेबल टर्म्स, हमारा GSP+ जो स्टेटस है वो हमें कुछ देता है, बट जाहिर एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर हम उनके साथ आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, और जाहिर है हमारी एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे नंबर्स को इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जो हमारे जो इससे पहले हमें कुछ बेनिफिट्स हो रहे थे क्योंकि यूएस जो टैरिफ्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया पर थे, और जाहिर है सारी एक्सपोर्ट डाइवर्ट होंगी यू की तरफ, और आई थिंक कि वहाँ पे हमें हमारी स्पेशलिटी या कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो लेकर आनी है। तो ये खदशात बिल्कुल रहेंगे कि हमारी जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं टेक्सटाइल के वो वो उस पे प्रेशर आएगा आने वाले वक्तों में, अगर हमने एनर्जी कॉस्ट को कम नहीं किया। और जाहिर है रुपी की डिवैल्यूएशन जो है वो हमें हेल्प कर सकती है, लेकिन इस वक्त हमारा रुपी स्ट्रांग है, और उसकी वजह ये है कि हमारे रेमिटेंसेस आने वाले वक्तों में $41 बिलियन तक होंगे। तो इस हिसाब से कुछ हमें करंट अकाउंट पे प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस का हमें काफ़ी ज़्यादा जो $130 पर होती थी वो $60 पर आ गई, तो वहाँ पे कुछ $6 बिलियन हमें जो है वो सेव होंगे ऑयल प्राइसेस के वीक होने की वजह से। बट हमारे एक्सपोर्ट जो हैं दो वजह से जो है वो इम्पैक्टफुल थे हमारे लिए। एक तो जो पॉलिटिकल नॉइज़ है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रीजनल इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी हमारी जो है वो हायर साइड पर है, एनर्जी कॉस्ट भी हायर साइड पर है, और जो हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी केस पे। अगर हमने ट्रेड किया ईरान पर, वहां पर हमें 25% और टैरिफ लगेगा, जो कि हम मोरलेस करते हैं। बट अब हम अगर ब्लू आइड हैं तो उस वक्त हम थोड़ा सा बचे हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नंबर्स पे वैसे इंपैक्ट आना था। ऐसी सिचुएशन में ईयू का इंडिया के साथ पैक्ट होना आई थिंक कि हमारे लिए काफी तशवीशकुन होगा। हमें एफर्ट करनी चाहिए कि हम GSP+ स्टेटस को मेंटेन करें, और हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी को स्केल अप करें, ताकि हम हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सकें। तो इस वक्त थोड़ा सा हमारा जो है वो खर्चात इस हिसाब से भी हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उन पे इम्पैक्ट आ सकता है जनरली भी, क्योंकि रीजनल अनसर्टेनिटी है, जो जियोपॉलिटिकल नॉइज है, कोई ईरान की डेवलपमेंट होती है वहाँ एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आ सकता है, और इन पर्टिकुलर इस EU का जो पैक्ट है उसका भी इम्पैक्ट हम पे अपेरेंटली पड़ेगा। काशिफ अनवर साहब, एक तो ये मुआहदा हुआ, इसके बाद मैं देख रहा हूँ बहुत खलबली बिजनेस कम्युनिटी में भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी इस पे बड़ा सोच विचार हो रहा है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? और टेक्सटाइल शोबा ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शोबा है, ये वो बहुत ज़्यादा परेशान है। नहीं जी, सिर्फ मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल शोबा परेशान नहीं है, तमाम एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। जहाँ तक बाकी टैक्सेशन की आप बात कर लें, एनर्जी की बात कर लें, और क्योंकि स्पेशली टैक्सेशन की जो बात है उसमें पहले तो उन्हें 1% मिनिमम टैक्स था, 1% अब तो रेमिटेंस के साथ करता है, और 1% मिनिमम भी हो गया, और उसके बाद हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाते हैं, जिसकी वजह से भी उन पे तमाम वो टैक्सेस जो नॉर्मल इंडस्ट्री के ऊपर लगते थे अब उनके ऊपर भी लगेंगे। तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जिन सबूतों ने लेकर आना है फॉरेन रेमिटेंस इस मुल्क के अंदर लेकर आना है, तो हमें उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए और उन्हें फैसिलिटेशन देनी चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें। अब जो हमारा इंप्रेशन है इस वक्त, इंप्रेशन देखें वेरी फ्रेंकली पाकिस्तान का अच्छा नहीं है। चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहें कि 18 कंपनीज इस मुल्क के अंदर आ रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन जितनी कंपनीज जा रही हैं हमें ये भी चेक करना है कि वो क्यों जा रही हैं, व्हाट आर द रीजंस कि वो ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर बिजली का रेट ज़्यादा है, यहाँ पर टैक्सेशन का रेट ज़्यादा ज़्यादा है,
वो अपनी जो प्रॉफिट है वो वापस अपना प्रॉफिट नहीं ले जा सकते। यहाँ पर चले आप उन्हें तो छोड़ दें, हम अगर ये बात करते हैं कि हम आईटी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और आईटी सेक्टर यहाँ पर फ्लरिश करे, तो जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर खोल रखे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कवानीन ऐसे बना रखे हैं कि आपके मुल्क के अंदर डॉलर आ नहीं सकते, आपके मुल्क के अंदर से डॉलर जा नहीं सकते। तो अगर हम इतनी पाबंदियां लगा देंगे अपने लोगों के ऊपर, तो जो आपका सरमाया, जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है, उसे तो वैसे ही बहुत आजादी चाहिए होती है कि वो मुल्क के अंदर पैसा ला सके और मुल्क से पैसा ले जा सके। आप राइस की बात कर रहे थे, इस वक्त जो हमारा अब शॉर्टफॉल भी आ रहा है एक्सपोर्ट्स में, वो हमारी जो शॉर्टफॉल है जो पिछले 4 माह से आ रहा है, हमें इस बात को डिटरमिन करना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस कि ये 4 महीने से हमारे एक्सपोर्ट्स में शॉर्टफॉल आ रहा है। और शॉर्टफॉल की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे राइस की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सुपर टैक्स की आप बात कर रहे थे, वो फैसला भी एफबीआर के हक में आ गया और वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ आया है कि वो सुपर टैक्स जो है वो लीगल है और वो देना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन कि इतनी ह्यूज टैक्सेशन है कि जो इस मुल्क से जा सकता था वो इस मुल्क को छोड़ के चला गया है। और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर नहीं गया, आपका अपने पाकिस्तानी जो बड़ी कंपनीज थी वो आपका मुल्क छोड़ के चले गए। देखिए, मेरा मकसद इस वक्त बिल्कुल क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरा मकसद इस वक्त उन इश्यूज को हाईलाइट करना है कि ये इश्यूज को देखा जाए, इसको एनालाइज किया जाए, इसका सल्यूशन निकाला जाए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ये वजह है। देखिए, मैं हम बोल सकते हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल क्रिटिसाइज करना नहीं है। जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ठीक नहीं है, टैक्सेशन यहाँ पर ठीक नहीं है, बिजली यहाँ पर रेट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स हम कर नहीं पाते, रॉ मटेरियल जो आपकी टेक्सटाइल सेक्टर का है, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, आप रेगुलेशंस की भी बात कर रहे हैं। दी रेगुलेशन ज्यादा है। फिर देखिए, आपने जो रॉ, हम ये कहते हैं कि हम हमारे मुल्क के अंदर रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, हमारे मुल्क के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, तो इट इज वेरी फ्रेंकली मैं कहूंगा कि किसी भी गैर मुल्की का ये शौक नहीं है कि वो इस मुल्क के अंदर आकर यहाँ से फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करे। हर जितने भी आपके मिनरल्स में या आप कैपिटल में या आपके एसेट्स वो आपसे लेना चाहते हैं, वो रॉ मटेरियल चाहते हैं ताकि वो लेकर जाएं यहाँ से रॉ मटेरियल और वो खुद उसका प्रॉफिट लें, पाकिस्तान को उसका प्रॉफिट ना मिले। ये बहुत वाज़ेह सी और क्लियर बात है। और अगर मैं टेक्सटाइल्स की भी बात करूं, तो कॉटन अगर इस मुल्क में आना है, पहला सवाल तो हमें उन शुगर मिलों से करना चाहिए कि जहां पर कॉटन लगती थी वहां पर शुगर, वहां पर क्यों लगाई आपने शुगर केन, वहां से आपने खत्म किया। फिर अब आप कहते हैं हमने कॉटन को इंपोर्ट करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काशिम अकबर साहब, कि एक फसल की जगह जहां जरूरत थी उसको हटाकर दूसरे पे फ्लड सिचुएशन हमारे सामने रही, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है चीज़ों को। अच्छा मिर्जा साहब, यही चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं कि अब इतनी बड़ी परेशानी है भारत और यूरोपीय यूनियन का तजारती मुआहिदा, या हम अमेरिका के साथ अपने मामलात को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी बना लें और ये 19% का जो टैरिफ रेट है हमारे लिए, इसका ही कोई फ़ायदा उठा लें? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल तजर्बा है और ये जीएसपी प्लस दिलाने में मैं जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइजर था टेक्सटाइल का, हमने इस पे काम किया था और हर साल 5 अरब यूरो की हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। 10% से 11% हमारा टैरिफ उन्होंने जीरो कर दिया है। यानी पाकिस्तान से 27 ममालिक यूरोपियन यूनियन, पहले तो उसमें यूके भी था, जो हम एक्सपोर्ट करते थे तो हमें कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। तो बायर्स के लिए वी वर द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि हमसे इंपोर्ट करने में जीएसपी प्लस के एम्बिट में उन्हें कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही थी। तो अब ये 2 बार रिवाइव भी हुआ। अभी उनका मिशन आया हुआ था जीएसपी प्लस का, रिव्यू मिशन उसका नाम है। तो मुझसे खास तौर से मिलने के लिए एज ए पार्लियामेंटेरियन उन्होंने फेडरेशन में मीटिंग की थी, मैंने मीटिंग करके बतलाया। उन्होंने ये बतलाया कि जी जीएसपी प्लस के 27 जो एग्रीमेंट आपके साथ क्लॉजेस हमने माने थे, अब ये जो नया जीएसपी प्लस आ रहा है इसमें 5 हम और ऐड कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत का खत्म करने का भी डिमांड रखी है, ह्यूमन राइट्स और दूसरी चीजें हैं। तो हमने उन्हें समझाया कि जी पाकिस्तान में ऑलरेडी 4614
सजाएं बहुत दी गई हैं पिछले 6-7 सालों में, लेकिन एक पे भी अमल नहीं हुआ है। हम उसको उम्र कैद की सजा में मुंतकिल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये सब बातें करी हैं। और पूरी कोशिश है कि अल्लाह करे जीएसपी प्लस रिन्यू हो जाए। लेकिन ये जब इंडिया से एग्रीमेंट उन्होंने करा है, तो इंडिया ने बड़े वाजे कहा कि जी पाकिस्तान के साथ रिन्यूअल नहीं करना है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ कंसेशनल टैरिफ एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ जो एग्रीमेंट आपने किया है, उसमें हमें फ़ायदा जब भी पहुंच सकता है कि जब दूसरे ममालिक को खत्े में ये मराहत, ये फैसिलिटी ना मिले, यानी जीरो रेटेड कस्टम ड्यूटी ना दी जाए। तो मेरा पूरी जिंदगी गुजरी है इन्हीं चीज़ों में। जो तजर्बा है वो ये कहता है कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस रिन्यूअल में बहुत मुश्किल होगी, हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी करनी होगी, क्योंकि इनके दोनों के यूरोपियन यूनियन कमीशन विच साथ में हेड, इन्होंने इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट किया वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। तो अब इंडिया को जो डिसएडवांटेज था, 10.5-11% ड्यूटी, 12% ड्यूटी यूरोपियन यूनियन पे लगती थी उसकी टेक्सटाइल पे, अब उसका वही टेक्सटाइल बगैर ड्यूटी से टहलते हुए जाएगा यूरोपियन यूनियन से। और हमें वो एडवांटेज जो थी, जो हम खुशी से देखते थे कि जी इंडिया नहीं 10% उसको फायदा, 10.5% नहीं होगा, वो अब खत्म हो गया है। इंडिया को भी वही फैसिलिटी, इंसेंटिव तो जो सर है यही तो वो काम हासिल है, मेरा होंगे। ख्याल है ये अब हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उसका भी काम है कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ देखिए फौरी अभी तौर पे इन फॉरेन चीज़ों को। मिनिस्ट्री का तो मैं नहीं समझता कि यू कैन डू मच सवाए लॉबिंग के, कि वो जीएसपी प्लस के रिन्यूएबल पे लॉबिंग करे, ठीक। जैसे पहले करी थी। चौधरी सरवर गए थे, मैं गया था ब्रुसेल्स वगैरह, और लोग बिजनेसमैन भी थे, और हमने अपनी लॉबिंग की। जर्मनी वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया था। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आप ये जो टैरिफ है बिजली का, ये सिर्फ बिजली का टैरिफ नहीं है, बल्कि आपकी इंडस्ट्री का सर्वाइवल है। ये आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को ट्रिगर करेगा, ये जामिन है उसका, उसको इंश्योर करेगा। लिहाजा आपने दो चीजें कम करें। एक तो आपने क्रॉस सब्सिडी 74 रुपए की दी हुई है, इंडस्ट्री को महंगा करा है, 4.70 रुपए, और रेसिडेंशियल को सस्ता कर दिया है। तो ये क्रॉस सब्सिडी है कि एक सेक्टर को महंगा करके दूसरे सेक्टर को सस्ता करें, लेकिन ये फेल्ड मॉडल है। ये फेल्ड मॉडल है। आप एक सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्टर को उसको खराब कर दें। दूसरे इन्होंने डेट रिपेमेंट चार्जेस जो है वो लगाए हुए हैं 3.23 रुपए। वो डेट का तो सब पर है असर, आप इंडस्ट्री पे क्यों ठोक रहे हैं? ये दो चीजें अगर आप निकालते हैं, 4.70 रुपए और 3.23 रुपए, तो आपके 7-8 रुपए ये यूनिट कम होगा। जो आप, हमारी डिमांड है कि ठीक है। 8 सेंट्स फी यूनिट फी किलोवाट में आ जाएंगे, जो 25 रुपए के करीब होता है, और जो हमारे कॉम्पिटिटर का है, फिर हम बराबर हो जाएंगे। बेहतर, ये फिर आपने वो बड़ी जो हमें सही बात, एज है, ये बड़ी आपने बेहतर और बड़ा बेहतर पॉइंट है ये। ऐसे में मेहदी साहब, ये चीज़ हमें अगर अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम पावर टैरिफ इसको अगर कंट्रोल कर लें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो कम से कम कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट दुनिया में महंगी होगी तो खरीदेगा कौन? आजकल तो कंपटीशन का दौर है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हम पावर टैरिफ जो है, जो इस वक्त सर्कुलर डेट क्राइसिस है हमारा, ये 4 ट्रिलियन को क्रॉस किया हुआ है। इसको हमने कुछ रिजॉल्व भी किया 1.5 ट्रिलियन तक। अब बाकी 2.5 ट्रिलियन हमने सर और अभी रिजॉल्व ये करना है, बट पिछले हम वही कर 5 रहे हैं माह में, बैंक्स। सर लास्ट 5 मंथ्स में 233 अरब रुपए फिर बढ़ गया है। जो हम कम करते हैं वो फिर बढ़ जाता है, और जी वो भी बिल्कुल। लोन लेके। तो अनफॉर्चुनेटली हम टैरिफ की रेशनलाइजेशन तो नहीं कर सकते, और जाहिर है एमएफ प्रोग्राम में रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब इसका तो कोई हल अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा, अनटिलनेस कि हम कोई पॉलिसी बना लें कि जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है, वो जो हम उसको सब्सिडीज दे रहे हैं कॉमन मैन को, वो उसकी खत्म हो जाए, और फिर इंडस्ट्रियल टैरिफ इसी तरह से जो है वो रेशनलाइज होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास काफ़ी कम इसमें जो है वो और फिर ज़ाहिर वोटर्स होते हैं, तो आप ऐसे डिसीजन ले भी नहीं सकते अगेंस्ट वोटर्स कि आप उनके पावर टैरिफ को बढ़ा दें और इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की जो ट्रू कॉस्ट है उसको दी जाए। तो इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है
कॉमन पुअर नेशनल्स को, और आई थिंक कि वहाँ पे हमारे जो कॉम्पिटिटिवनेस है वहाँ पर वीक है। और आई अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजंस भी नहीं ले सकते नेशनल इंटरेस्ट के, हम एक कॉमन मैन को जो ऑलरेडी उसकी पर कैपिटा इनकम कम हो रही है उसको हम और ज़्यादा जो है बर्डन दें, और उसको जो है वो हम उसकी जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दें। तो अब इसका कोई हल तो नहीं है। अब एक्सपोर्ट से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी नहीं है कि वो नंबर्स बढ़े, ये पुरानी एक्सपोर्ट्स हैं। अब हम ये देख रहे थे कि एक्सपोर्ट की जो सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उस पर फोकस करें, या ऐसे एक्सपोर्ट्स हम करें एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं कि वहाँ पर हमारे नंबर्स इंप्रूव हों। स्पेशली जो टेक्सटाइल वाला एरिया है वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आती है। और अनटिल लेस कि हम जो है वो कोई एक कोई दूसरे पावर की सोर्सेज हैं उसको, यानी कि रिन्यूएबल्स को यूज करें और वहां पर कुछ मराहते मिल सकें, वो आईएमएफ प्रोग्राम में काफी डिफिकल्ट होगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जो है दूसरी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है एक्सपोर्ट की, आईटी एक्सपोर्ट की, उसको फरोग है। जो दूसरी सोर्सेज हैं, यानी कि रिकोडेक्स से हमारी एक्सपेक्टेशन है $4-5 बिलियन वहां से आना शुरू होगा, और फिर इवेंचुअली हमारे फॉरेन डेट भी वहां से रीपे होंगे। तो हम मिनरल्स की तरफ अब फोकस है। $10 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है चाइना के साथ, वो इफेक्टिव हो जाए तो हमें डॉलर्स मिलेंगे, और फिर हमारे लोन पे बैक होपफुली जो है वो इस रिकोडेक्स से हो जाएंगे, और नए मिनरल कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं उससे भी हो जाएंगे। तो वी हैव सिल्वर लाइनिंग, ऐसी बात नहीं है। हमारे रेमिटेंसेस $41 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां से भी कुछ हमें हेल्प मिलेगी अगर एक्सपोर्ट्स हमारी वीक हैं बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी कॉस्ट या हायर टैक्सेशन। तो अनफॉर्चुनेटली हमें अब दूसरे एरियाज के अंदर जो है हमारी सोर्सिंग जो है डॉलर्स की लेनी पड़ेगी, जिसमें मिनरल्स है, यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स है, फिर जिस तरह से रेमिटेंसेज हैं। आई थिंक कि ये अच्छी सोर्सिंग हो सकती है आने ठीक हो वाले। गया। काशिफ साहब, क्या हमारी नज़र थी वैसे इस मुआहदे पर यूरोप वाले और इसके ऑल्टरनेटिवली? बिल्कुल ठीक कहा दोनों एहसन मेहदी साहब और बेग साहब ने। हम अपने पहले टैक्सेशन के मसाइल को ठीक कर लें, पावर टैरिफ ठीक कर लें, तो शायद हम कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें तो बना लें पहले, फिर हम दुनिया को ऑफर भी कर लेंगे। हमारे पास तो अमेरिका का 19% सबसे कम मौजूद है टैरिफ रेट, हमने तो उसके लिए भी कोई ऐसा कमाल काम नहीं किया। मेरे से सवाल है जी जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि मैं समझता हूं कि शायद हमारी पॉलिसीज ही इस वक्त करेक्ट नहीं है, और जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है शायद वो भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपनी बिजली की प्राइसेस को देखना होगा, हमें अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा, हमें हाइडल की तरफ जाना होगा। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारी बिजली महंगी है। अभी तो जो हर साल अब हमारे सैलाब आ रहे हैं और हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा के जा रहा है, वो अगले भी हर साल आएगा, और हमने पानी बचाने का कुछ नहीं किया। उसके बरक्स हम वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हमने वाटर स्केर्सिटी के लिए भी हमने कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ बात यह है कि हम टैक्सेशन की बात करते हैं। हम टैक्सेशन तो लगाते ही इसलिए हैं कि शायद हम काम मुश्किल करना चाह रहे हैं लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, और हमने आपके स्टेक होल्डर्स के साथ पहले मशावरत की जाती है, आप इम्पोज कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कहते हैं आप हमें अब आकर बताएं कि हमने इसका करना क्या है। अगर हम इसी तरह से अपनी पॉलिसीज को लेके चलते रहे तो फिर शायद हमारी इंडस्ट्री तो ठीक नहीं हो सकती। और अगर अब हमने ये फैसला ही कर लिया है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स, हमारी शायद एक्सपोर्ट्स इससे नहीं बढ़ सकती, और हमने दूसरे एवेन्यूज की तरफ जाना है, तो मैं समझता हूं हमारा ये फैसला भी गलत है कि हमारी अगर ये प्रायोरिटी है कि हमारी फॉरेन रेमिटेंस ज्यादा आएगी और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस मुल्क में पैसा ज्यादा भेजेंगे, तो दैट इज नॉट गुड। अगर ठीक है, इन हालात में ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास चूंकि और रेवेन्यू कोई नहीं है तो हमें डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं, लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी तो हमारी इंडस्ट्री होनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री हो। और मैं तो फिर ये बार बार कहता हूं कि आप चलें, अगर आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, आप प्रायोरिटी को चेंज करते, आप इंपोर्ट्स को कम कर लें, आप यहां पर इंडस्ट्री को इतना खुद कफील कर दें कि आपके यहां पर चीजें बने। लेकिन बात यह है कि हम तो इंडस्ट्री इन स्पाइट के एग्जिस्टिंग सही बात है सर। ये पावर टैरिफ को लेकर तो इतना मामला है कि जब भी डिस्कशन करते हैं एट दी एंड यहाँ पर ही आकर बात रुकती है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, थैंक यू सो मच। एहसन मेहदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। काशिफ अनवर साहब का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अभी जिसका जिक्र हुआ पाकिस्तान और चीन के दरमियान ई माइनिंग प्लेटफॉर्म जिसका आगाज़ हुआ है, $10 अरब तक की सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है, कैसे आनी है, चाइना क्या सोच रहा है, पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोच रहा है, खित्ते की इस वक्त की जो हालिया सिचुएशन है, ख़ासतौर पर ईरान अमरीका टेंशन,
अमन होगा तो जाहिर है तरक्की भी होगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी, ट्रेड भी होगी, लेन देन भी होगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम ज़रा ई माइनिंग को लेकर बात करेंगे। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान $10 अरब की सरमायाकारी, फेज़ 2 होगा। CPEC का मादनियात पाकिस्तान से माला माल है, तरक्की की एक नई मेरा ख्याल डायमेंशन खुल रही है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इस पर कितना कुछ सोच रहा है ये तो अपनी जगह, चाइना क्या सोच रहा है, और एक ऐसे मौके पर जहाँ पर भारत ने मुआहदा कर लिया है यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती, जिसको लेकर उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा था, तो फौरी तौर पर चाइना आगे बढ़ा और उसने अपने देरीना भाई, दोस्त, आयरन ब्रदर पाकिस्तान के साथ फ़ौरन एक बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा किया। 100 से ज़ायद कंपनीज़ काम करेंगी चाइनीज़, और इसमें ऑब्वियस है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। हमें भी मादनियात के शोबे में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हमारे पास माला माल तो है मादनियात, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, हमने स्किल्ड वर्कर तैयार करने हैं, हमने इसके हवाले से प्लांट्स को तैयार करना है, फैक्ट्रीज़ को तैयार करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको लेकर। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर एक ऐसी सिचुएशन दुनिया के सामने है जहाँ पर इस खित्ते में एक बार फिर अमेरिका और ईरान शायद आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अमन के बगैर कैसे चलेगा मामला, और फिर अगर आबनाए हुर्मज़ वाला मामला भी बनता है तो तेल भी बड़ा इससे इफ़ेक्ट होगा। चाइना, रशिया ऑब्वियस है, बड़ी कंपनीज, बड़ी मुल्क हैं, उनकी भी कंपनीज़ हैं, वो सब इफ़ेक्ट होंगी इससे। एहतसामुल हक CGTN उर्दू हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया एहतसाम, आपने हमें ज्वाइन किया। एहतसाम, सबसे पहले ये जो ई माइनिंग प्लेटफॉर्म का बाकायदा आगाज़ हो रहा है, $10 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, CPEC का फेज़ 2 है, फेज़ 1 हमने देखा, उसमें इकनॉमिक जोन्स का क़याम हो गया, सड़कें बन रही हैं, कनेक्टिविटी हो गई है। अब ये फेज़ 2 कितना बेहतर, सहल, आसान होगा, और क्या पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसी से मंसूब है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक अच्छी डेवलपमेंट यूं है कि हम बहुत अरसे से ये देख रहे थे कि फेज 2 की बात हो रही थी CPEC 2.0 वर्जन की, लेकिन हम उसमें आगे नहीं जा पा रहे थे, चाहे इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बातें हों या दीगर चीजें हों। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसमें चाइना के साथ पाकिस्तान का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है बातचीत के मामले तक, लेकिन अब इसका कंक्रीट किसी सतह पर आ जाना ये खुशाइंद है। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दूं कि जब CPEC स्टार्ट हुआ था तो पहला फेज तो जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया वो दीगर चीजों पर था। जब 2022-23 से ये बातें हो रही थी कि माइनिंग सेक्टर पाकिस्तान का जो है उसमें चाइना सरमायाकारी करेगा, और उसमें बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन 2-2.5 माह कबल या शायद इससे थोड़ा सा और पहले जब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ इस मामले पर बातचीत हो रही थी और वो बड़ा खबरों में था, तो चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान से एक सवाल किया गया स्पेशली, और वो सवाल ये था कि पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान जो माइनिंग सेक्टर में काम हो रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से बातचीत हो रही है, उस पर आपका क्या मौकफ है। तो तर्जुमान ने ये कहा कि एक तो ये कि ये उनका और अमेरिका का अपना मामला है, वो उसको खुद देखेंगे, लेकिन साथ ही ये जुमला था कि जो कुछ भी बातचीत हो रही है उस पर चीन को एतमाद में लिया गया है। मैंने और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबके लिए। और वो अब आप ये देखें कि वहां तो बातचीत हो रही है, लेकिन यहां हम एक स्टेप आगे गए हैं मुआहिदे में भी। कैसे? पाकिस्तान का और चीन का जो सबसे बुनियादी मामला रहा है, हम जितने भी मंसूबों पर बात करें, सिर्फ चीन नहीं बल्कि किसी भी मुल्क के साथ, हमारा जो प्रॉब्लम आता है वो पेपर वर्क में आता है, ब्यूरोक्रेसी में आता है। उसी को दूर करने के लिए इस बार ई प्लेटफॉर्म की तरफ जाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये शफाफ रहेगा, दूसरा ये कि ये बरवक्त रहेगा, तीसरा ये कि इसमें किसी किस्म के हर्डल्स हमें नजर नहीं आएंगे कि अब ये फाइल यहां आ गई है, ये यहां आ गई है। अब सारा डेटा एक जगह मॉनिटराइज हो रहा है, सारी चीजें एक जगह कंपाइल हो रही हैं, और लाइसेंसिंग से लेके माइनिंग लेके उसके बाद उसकी जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम चीजों का डेटा डिजिटली, अब यूं समझिए कि सब कुछ डिजिटलाइज होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान एक अरसे से हम सुन रहे हैं हमारे पास थर का कोयला हो, रेकोडिक के जखायर हो, गोल्ड के जखायर हो, जहां बलूचिस्तान की जमीन बहुत मालामाल है, लेकिन हम सब ये बातें करते आए और ये खुशखबरियां सुनते आए, हम कभी इस जानिब आगे नहीं जा पाए। तो मेरा ख्याल है कि चीन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे पास एक ट्रस्ट लेवल हमारा दोनों ममालिक का मौजूद है। तो अगर डेटा ट्रांसफर भी होता है कि जोग्राफियाई सिचुएशन क्या है, जमीन क्या है, कितने जखायर हैं, कैसे निकलेगा, क्या कुछ होगा, तो उसमें चीन से ज्यादा ट्रस्टवर्दी हमारे पास कोई दूसरा मुल्क था नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इतना ट्रस्ट सही है, हमें चाइना से ज्यादा ट्रस्ट तो किसी पर नहीं है इस टाइम, और चाइना का ट्रस्ट भी पाकिस्तान पर है जितना, वो हम जानते हैं कि आयरन ब्रदर्स हैं।
अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये ई प्लेटफॉर्म का जिक्र जो अभी किया, इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, फिर रेगुलेशंस, ये बड़ा मसला था, रेगुलेशंस को लेकर, ड्यूटीज़ को लेकर, इन चीज़ों को आसान और सहल करने का सबसे बेहतरीन हल ई प्लेटफॉर्म था, उसका आगाज़ हो गया। ये बताएं, चाइना के अपने हवाले से मिनरल्स को लेके और मिनरल्स इंडस्ट्री को लेके चाइना की अपनी कैपेसिटी तो दुनिया में सब जानते, क्या वो कैपेसिटी, वो इंडस्ट्री, वो टेक्नोलॉजी, उसका ट्रांसफ़र होना पाकिस्तान में, ये बड़ी पाकिस्तान के लिए तब्दीली देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपके पास ज़खायर हैं, लेकिन आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। नंबर एक। दूसरा ये कि चीन की कैपेसिटी जो माइनिंग के हवाले से है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ ज़खायर सबसे ज्यादा है। और तीसरी चीज ये होगी कि जब आप ये सब कुछ हासिल कर लेंगे और आपके पास दुनिया की इस वक्त की दूसरी बड़ी मईशत वो सरमायाकारी कर रही होगी, वहां कंपनीज काम कर रही होंगी और आपको एक डिफरेंट एक्सपोजर मिल रहा होगा, तो आप मजीद मुल्कों के लिए दरवाजे खोल सकते हैं और पाकिस्तान अपनी मईशत को बेहतर कर सकता है। कई ममालिक ऐसे हैं अरसलान, आप जानते हैं, कि जिन्होंने सिर्फ अपने मादनी वसाइल की बुनियाद पर आज तक अपने आप को मजबूत रखा हुआ है। गो के चैलेंजेस उनके लिए दरपेश होते हैं जब इस तरह की उनके पास कैपेसिटी होती है, लेकिन पाकिस्तान को मसल्स पावर के हवाले से कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान का इशू सिर्फ मईशत है, और मईशत की बेहतरी के लिए जो बुनियादी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो सोर्सेज आपके पास हैं, उनका यूटिलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई मीटिंग्स में, कई मुआहिदों में, कई एमओयूज में आप करीब तो आ जाते हैं, लेकिन फिर ब्यूरोक्रेसी की वजह से, करप्शन की वजह से, ताखीर की वजह से चीजें दूर होती जाती है और एंड रिजल्ट उसका निल होता है। मुझे ये लगता है कि जो ई प्लेटफॉर्म की तरफ जाया गया है उसकी बुनियादी वजह यही है, और इसमें तकरीबन 1-1.5 साल लगा इन तमाम चीजों को फाइनलाइज होने में। वो इसीलिए है कि हम इसमें किसी किस्म की ताखीर न करें, और दुनिया के हालात भी आपको यही कह रहे हैं कि अब आपने किसी किस्म की ताखीर नहीं करनी, क्योंकि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो कुछ हो रहा है अच्छा, मादनी इसमें वसाइल दो के हवाले से। इंपॉर्टेंट पहलू हो जाएंगे ना एहसाम, एक ये कि ताखीर से बचेंगे, कोई भी चीज़ होगी, ई प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक दूसरे को ख़तो किताबत, डॉक्यूमेंटेशन से बचेंगे। दूसरा, शफाफियत, मालूमात का तबादला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसकी बड़ी एक सहल और आसान तरीका कार आ जाएगा। तीसरा ये था, हमें ये पता होगा इन एमओयूज़ के ज़रिए कि पाकिस्तान के जो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी जो इस्तेदाद कार थी वो $2 अरब थी सालाना, इसको बढ़ा देगा चाइना पाकिस्तान के साथ काम करके, और ये 6 से 8 अरब सालाना जाएगी, जबकि 6 ट्रिलियन के हमारे पास ये मादियात मौजूद हैं। देखिए, ये तो इनिशियल है ना, हम तो 10 अरब बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, वो तो इनिशियल है। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आगे चले जाएंगे तो फिर बहुत कुछ है आपके पास। अभी तो कई ऐसी चीजें, क्योंकि देखें, ये जो कुछ हमने अब तक दरियाफ्त किया है कि हमारे पास क्या है, वो भी हमारी अपनी कैपेसिटी है ना। अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट ले लेते हैं, आप आगे चले जाते हैं और आपको अच्छी टेक्नोलॉजीज, अच्छी मशीनरीज, अच्छा जदीद तरीक़ेकार मालूम हो जाता है, तो न जाने कितने ऐसे ज़खायर हैं जो अभी हमारे इल्म में नहीं है। तो वंस आप दाखिल हो गए तो फिर तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब पॉइंट सिर्फ ये है कि आपके पास चैलेंज क्या है। इस पूरी खबर में मैं जिस नजर से देख रहा हूं उसमें 2 चैलेंजेस है आपके पास। अव्वल तो ये कि आपके पास इनर स्टेबिलिटी क्या है, आपके मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो किसी भी किस्म की सरमायाकारी को आप फिर भूल जाएं, चाहे वो ई प्लेटफॉर्म के थ्रू हो या मुरव्वजा तरीक़ेकार के तहत हो। तो सबसे पहले तो हमें उस जानिब जाना होगा। मेरा ख्याल है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक दूसरे के बात करने की, बर्दाश्त करने की, उससे चीजें बेहतर होंगी पाकिस्तान के लिए, और उस दौरान ऐसी खबरों का मिलना मेरा ख्याल है कि और ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये कि जो मौके हमें मिल रहे हैं, हम उसको अपने लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है। याद रखें, बार बार ये बात होती है कि जब आप बात करते हैं कि चीन ने ये कर दिया, या दुनिया में ये इल्जाम चीन पर लगता है कि जनाब उनकी जो इस्तेदाद कार है वो तो आपसे ज्यादा है, उनको ज्यादा फायदा है, तो फायदा लेने वाला तो वो मुल्क खुद है जो ताउन कर रहा है। तो अगर हम खुद अपने लिए ताउन नहीं करेंगे, अपने लिए खुद कोशिश नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे से उम्मीद रखना बेकार है। तो जो आप बात कर रहे थे कि आपको इस शोबे में, इस सेक्टर में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो हमने खुद करनी है। ठीक है। अच्छा, मिनरल इंडस्ट्री को लेकर चाइना की अपनी कैपेसिटी क्या है साहब?
देखें, यहां पर तो इतनी जहतों में काम हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। रेयर अर्थ मेटल इस वक्त दुनिया भर में चीन के पास सबसे ज्यादा है, जिसकी जंग है। चाहे वो आप ये देखें ना कि यही रेयर अर्थ मेटल्स थे जिसकी वजह से अमेरिका को फॉसिल फ्यूल की तरफ जाना पड़ा, और वो ये सोचता है आज भी कि अगर के पास ये कैपेसिटी नहीं है इतनी, और चीन इसमें ताकतवर है, तो मैं जो मुरव्वजा तरीका है वो ऑयल है, और इसके लिए आपने वेनेजुएला और अभी जितनी भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो कुछ हो रहा है उसकी उसकी जंग आप देख रहे हैं। तो इस लिहाज से तो चीन बहुत माला माल है। लेकिन साथ ही चीन ने एक और काम किया है, वो ये कि तरक्की के साथ साथ, डिजिटल माइनिंग के साथ साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ साथ चीन ने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं उन पर बहुत काम किया है। दुनिया में बड़े हाइड्रो पावर डैम्स हैं, दुनिया में बड़ी विंड टर्बाइंस हैं, ऑफशोर पूरे पूरे प्लांट समंदर में अब लग रहे हैं जिनसे हवा से बिजली पैदा की जा रही है, और वो सिर्फ एक जहाज समंदर में डिप्लॉय करके उस टेक्नोलॉजी पर जाया जा रहा है। तो चीन ने अपने मुतबादिल जराए पर भी बहुत काम किया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन को जितनी जरूरत है अपनी आबादी के लिहाज से और अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, उसके लिए वो मजीद वसाइल तलाश कर रहा है, लेकिन उनकी अपनी कैपेसिटी बहुत है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात है, क्योंकि जितना काम यहाँ हो रहा है वो हमारी सोच से बाहर है। बहुत शुक्रिया। इत्सामुल हक हमारे साथ मौजूद थे। ई माइनिंग, चाइना के साथ $10 अरब का मुआहदा, सालाना हम कितना बढ़ा देंगे अपनी मिनरल की एक्सपोर्ट्स को लेकर, कितना फ़ायदा होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी। पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।